फिजिक्स पढ़ना से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लास्ट ईयर का आईसीएसई क्लास 10th का जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इसमें ढूंढने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो सेक्शन ए का जितना एमसीक्यूज होता है 15 एमसीक्यूज उसका सॉल्यूशन बताया था अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट, कैसे उसको हम टैकल करते हैं क्वेश्चंस को, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और आज हम देखेंगे जो हमारा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जितने सब पार्ट्स हैं, इसमें 7 सब पार्ट्स हैं, तो उन 7 सब पार्ट्स का हम सॉल्यूशन इसमें देखने वाले हैं अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सारा चीज है ना। आपको शायद पता हो कि सेक्शन ए कंपलसरी होता है, उसमें हम चूज नहीं कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर करना होता है। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। ये हमारे पास 4 एटम्स दिए गए हैं, इनमें से बताने की कौन सा जो है हमारा वो रेडियो आइसोटोप है। या तो हम सिर्फ रेडियो आइसोटोप बोल सकते हैं या वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोल सकते हैं। तो इन सब में से जो हमारा C14 दिख रहा है, जिसको हम C614 भी लिख सकते हैं, दैट इज आवर रेडियो आइसोटोप, है ना। ये रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करता है, इससे रेडिएशंस निकलते हैं। वीक रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करता है लेकिन करता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर भी है, बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है हमें, ये हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, ये हमारे बॉडी के अंदर भी रिसाइड करता है। इनफैक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके अंदर C614 प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये आइसोटोप को हम कहां पे यूज करते हैं, तो ये कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं। ये जो हमारा आइसोटोप है ये हम किस चीज में यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग के लिए। अब ये क्या होता है, जो भी पुराने फॉसिल हैं या पुराना ट्री है, कोई बहुत पुराना चीज जो एक्सकेवेशन में निकला है जमीन के नीचे से, उसका एज हम लगभग पता कर सकते हैं, 2000, 5000, 10,000 साल पुराना है। तो ये प्रोसेस जो है हमारा, इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, है ना। तो ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का सब पार्ट ए का आंसर हो गया। आप पॉज करके वीडियो को आंसर्स को नोट कर सकते हैं, है ना। फिलहाल मैं इसे अभी इसे रहने देता हूं, जगह नहीं रहेगा तो मैं हटा दूंगा इसे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पे हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्लास ऑफ लिवर है ये। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लास लिवर होता है ना। तो अब देखिए इसमें जब बॉटल को हम ओपन करते हैं तो हमारा मोटिव क्या रहता है कि ये जो लिड है, ये जो ढक्कन है बॉटल का, इसको खोल देना है। मतलब ये हमारा लोड है, इसको खोल देना है, ओवरकम कर देना है। और एफर्ट ऑब्वियसली हम यहां से लगाएंगे हैंडल पकड़ के। आपने ये नोटिस किया होगा जब हम बॉटल का लिड ओपन कर रहे होते हैं तो ये जो हमारा बॉटल ओपनर कांटेक्ट में है जिस पॉइंट पे लिड के साथ, उसी के अबाउट ये टर्न करता है, रोटेट करता है। तो ये रहा हमारा फल्क्रम, है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये जो लोड है इट फॉल्स इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। तो ऐसे क्लास ऑफ लिवर को हम बोलते हैं क्लास 2 लिवर। जब भी लोड फल्क्रम और एफर्ट के बीच में आता है तो क्लास 2 लिवर। अब देखिए लिवर का एग्जैक्टली पूरे डेप्थ में सारा चीज, एक एक चीज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिवर, ये मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं मशीन का और उसमें ये सारा चीज आप सीख सकते हैं, लिवर के बारे में, पुली के बारे में, सारा चीज, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्टोन है उसको हमने टाई करके रखा हुआ है रस्सी में, एक स्ट्रिंग में एक स्टोन को हमने टाई कर दिया। जैसे यहां पे हम देख लेते हैं एग्जांपल लेके, ये स्टोन है, इसको रस्सी में बांध दिया और इसको घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ऑब्वियसली ये जो रस्सी है ये टाइटेंड रहेगा, तो इसमें आ गया टेंशन। और इस टेंशन की वजह से पूछा जा रहा है कि इसको कौन सा फोर्स मिला जिसके वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। अब देखिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां टेंशन के वजह से इस पत्थर को क्या मिला, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब देखिए इसी में जो सेकंड सब पार्ट है ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज, तो इसका आंसर होगा हमारा 0। आइए देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए ये जो फोर्स इस पे लग रहा है हमारा टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ये जो पत्थर है इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, अलोंग द टेंजेंट, इधर। अब हमें दिख रहा होगा कि ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री बनता है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो 90 बन रहा है और cos 90 क्या होता है, 0। इसीलिए हमारा वर्क डन इस केस में क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा दिख रहा है, न्यूमेरिकल है, ये हमारा टॉर्क का है, न्यूमेरिकल है मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब देखिए करना क्या है, एक बीम दिया हुआ है हमारे पास जिसका वेट है 120 न्यूटन। ये कहां से एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से।
किसी भी बॉडी का वेट कहां से एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो चाहे कैसा भी बॉडी हो, ये यूनिफॉर्म बॉडी हो, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में हो, या पत्थर वत्थर, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी हो, सबके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका वेट एक्ट करता है। अब देखिए, एक फोर्स तो हमें मिल गया यहां से, इसका खुद का वेट, और दूसरा फोर्स यहां से लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्या क्या गिवन है? ये जो पाइवट है, ये पॉइंट ओ है पाइवट या फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ भी हमें लिखा मिल सकता है, सबका सिग्निफिकेंस यहां पे एक ही है। अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये जो फोर्स F है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अब देखिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट द पाइवट, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी इक्वल। तो देखिए, आप सबसे पहला काम ये करना कि जब भी पूछा जाए ना, कोई न्यूमेरिकल जैसे बना रहे, तो जो प्रिंसिपल, जो लॉ हम यूज करते हैं वो पहले लिख देते हैं। जैसे इसमें आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, और फिर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए हम फोर्स देखते हैं पहले, कौन सा फोर्स होगा और क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फोर्स। इसमें जरा सा भी आपको कंफ्यूजन लगे ना, तो जहां पे बॉडी को पाइवट किया गया, आप पेन पेंसिल कुछ भी पकड़ लेना, और ये जैसे ये हमने पेन पकड़ा हुआ है, ये रहा हमारा पाइवट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम इसको यहां से पकड़ लेते हैं। पहला फोर्स हमें दिख रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यहां एक्ट कर रहा है वेट, तो ये देखिए वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो ये इसको किधर घुमाना चाहता है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना चाहता है ना, ऐसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क हमें यहां से पता चल जाएगा। और ये जो फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ये देखिए इसको किधर घुमाएगा? ये घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए हमारा फोर्स क्या है? F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये दिया हुआ है 0.80 मीटर, है ना। अब आ जाइए क्लॉकवाइज टॉर्क पे, तो क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए हमारा फोर्स दिख रहा है, दैट इज वेट ऑफ द बीम इटसेल्फ, है ना। तो ये हमारा वेट है, फोर्स के जगह हमारा वेट है बीम का, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये दिया हुआ है 0.20 मीटर। अब देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये तो डेसिमल इसका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 120 इंटू 2/8, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 30 न्यूटन। मतलब ये फोर्स कितना आया हमारा? 30 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैलेंस्ड रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा चोज टू यूज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 9 पुलीज इंस्टेड ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ हेवी लोड, है ना। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहां में एक छोटा सा एग्जांपल इसका रखा हुआ, फिगर रखा हुआ, उस पर हम बाद में आएंगे। हम पहले ये समझते हैं कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 9 पुली है, तो जब भी आपको ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का क्वेश्चन मिले ना, तो उसमें वीआर फाइंड करने के लिए, एमए फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले उसमें ढूंढिए कि एफर्ट का डायरेक्शन दिया है क्या। अगर एफर्ट का डायरेक्शन दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो वही डायरेक्शन लेंगे जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। जैसे एफर्ट हमारा लगाना किधर कन्वीनियंट रहता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब भी एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो वीआर या फिर एमए हमारा होता है नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल। तो यहां नंबर ऑफ पुलिस कितना है? 9। तो वीआर हो या एमए हो, आइडियल कंडीशन में एमए और वीआर इक्वल होते हैं जब इफिशिएंसी 100% होता है, तो, है ना। अब ये सारे चीज बिल्कुल डेप्थ में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो उसके लिए, तो आप वो देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, एमए 9 है, इससे क्या फायदा हुआ जरा देखिए। एमए का हम अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है? लोड बाय एफर्ट, दैट इज इक्वल टू 9। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें दिख रहा है कि 9 इधर आ गया और एफर्ट इधर, मतलब हमें एफर्ट कितना कम लगाना पड़ रहा है। देखिए, जो लोड है उसका 1/9, अगर लोड हमारे पास 900 न्यूटन का है तो 900/9, मतलब एफर्ट हमें सिर्फ 100 न्यूटन लगाना पड़ेगा। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का फायदा हो गया। दूसरा चीज देखते हैं हम, ये सिंगल मूवेबल पुली का। तो सिंगल मूवेबल पुली में छोटा सा ऐसे बना देता हूं, है ना। ये रहा हमारा सिंगल मूवेबल पुली। मूवेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पुली है ये मूव कर सकता है ऊपर नीचे। जैसे आपको यहां से दिख रहा होगा, हम यहां से एफर्ट लगाने वाले अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर एफर्ट लगा के इस रस्सी को ऊपर खींचेंगे तो पुली भी ऊपर आएगा और लोड भी ऊपर आ जाएगा इसके साथ साथ, है ना। अगर रस्सी को छोड़ दिया तो पुली नीचे गिर जाएगा लोड के साथ साथ, है ना। तो इसका जो हमारा वीआर या एमए आता है, ये आता है 2, सिर्फ 2। तो अब देखिए, यहां से लोड बाय एफर्ट हमारा क्या आ जाएगा? 2। मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एफर्ट हमें कितना लगाना पड़ेगा? लोड का हाफ, और यहां पे लोड का 1/9 लगाना पड़ रहा था। तो ये तो अच्छा हुआ ना, इसमें बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो पहला फायदा तो ये हो गया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का। दूसरा फायदा देखिए,
ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। वैसे इसमें 9 पुलीज नहीं है, 5 ही पुलीज है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एफर्ट का डायरेक्शन यहां पे रखा हुआ है। देखिए एफर्ट किधर लगा रहा है इसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो हम इसमें, और इसमें हमें दिख रहा है कि एफर्ट हम लगा रहे हैं अपवर्ड, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है। तो हम 2 रीजन इसमें बताएंगे कि मीरा चोज टू यूज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ओवर अ सिंगल मूवेबल पुली। व्हाई? बिकॉज the block and tackle system is a better force multiplier. We can overcome the load by applying much less effort as compared to the single movable pulley. और दूसरा हमारा चीज क्या हो जाएगा कि एफर्ट इसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में कन्वीनियंट डायरेक्शन में है ना। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट हमारा क्या है, why should she connect more number of pulleys in the upper fixed block? अब देखिए टोटल पुलीज 9 है, तो ऊपर हम 5 रखेंगे और नीचे 4, ऐसा क्यों, जरा देखिए यहां से समझते हैं। जैसे आपको यहां पे भी दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा इधर लाते हैं, आपको यहां पे भी दिख रहा होगा कि ऊपर में जो नंबर ऑफ पुलीज है, ये रहा हमारा अपर ब्लॉक, इसमें नंबर ऑफ पुलीज 3 है, और लोअर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलीज 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक तो फिक्स्ड है, यहां से हम एफर्ट लगाना बंद भी कर दें तब भी अपर ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, ये फिक्स्ड है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन लोअर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा कि ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर। मतलब जब तक हम यहां से एफर्ट लगाते रहे तभी तक ये बैलेंस रहेगा। अगर यहां से एफर्ट लगाना छोड़ा तो ये लोअर ब्लॉक आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और लोड भी नीचे गिर जाएगा। मतलब अगर नीचे ही हम ज्यादा नंबर ऑफ पुलीज रख लेते हैं तो लोअर ब्लॉक का वेट ज्यादा रहता, उसको बैलेंस करने के लिए एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता, और एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो हम यही बताएंगे कि द नंबर ऑफ पुलीज इन द लोअर ब्लॉक, इफ इट इज मोर, देन मोर एफर्ट विल बी required to balance it and the efficiency of the machine will be less, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित does 600 जूल ऑफ वर्क in 10 minutes, चलिए ठीक है, and Amit does 300 जूल ऑफ वर्क in 20 minutes. Calculate the ratio of the powers delivered by them. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम क्या करेंगे इसमें, पावर ऑफ सुमित ऐसे करके लिख लेते हैं, पावर डेवलप्ड बाय एस, मतलब सुमित क्या होता है, वर्क बाय टाइम, तो वर्क डन बाय सुमित बाय टाइम टेकन बाय सुमित, तो वर्क डन हो गया 600 जूल बाय टाइम कितना हमारा 10 मिनट। अब देखिए आपको यहां पे बहुत ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है वो सब एक ही सिस्टम में रहे, मतलब एसआई यूनिट है तो सब एसआई, सीजीएस है तो सब सीजीएस। अब वर्क तो दिख रहा है जूल में, एसआई यूनिट में, लेकिन ये मिनट एसआई यूनिट नहीं होता टाइम का, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो ये आ गया हमारा दोनों चीज एसआई यूनिट में, तो पावर भी आया एसआई यूनिट में, दैट इज 1 वॉट। अब देखिए दूसरा चीज, ये पावर ऑफ पावर डेवलप्ड बाय अमित, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो पावर डेवलप्ड बाय अमित के लिए वर्क डन बाय अमित बाय टाइम टेकन बाय अमित, तो वर्क डन बाय अमित इज 300 जूल, और यहां से दिख रहा है 20 मिनट, तो देखिए 20 मिनट है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड, है ना। अभी आपको दिख रहा होगा ये 1/4 होगा, दैट इज 0.25 वॉट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, 1/4 आएगा, मतलब 0.25 वॉट। और यहां से ये हमारा हो गया इसका। तो दोनों के पावर को अगर हम कंपेयर करें तो पावर का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/0.25, मतलब ये आ जाएगा आपका 4/1, सॉरी, मतलब 4:1, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। 5 bulbs are connected in series in a room. 1 bulb is fused, it is removed, and remaining 4 bulbs are again connected in series to the same circuit. What will be the effect on the following physical quantities? Options दिया हुआ हमारे पास, increases, decreases, remains same. पहला चीज है रेजिस्टेंस। अब देखिए होता क्या है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जैसे ये हम यहां पे फिलहाल अभी बना के देख लेते हैं। पहले हमारे पास 5 बल्ब था, पांचों सीरीज में था, तो सबका रेजिस्टेंस अगर मान लेते हैं, एग्जांपल 1 1 1 1, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या आता है, आर नेट आर इक्विवेलेंट क्या आता है, सबको ऐड कर देते हैं, दैट इज 5 ओम आता। लेकिन अब बोला गया कि एक बल्ब खराब हो गया, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, अब कितना बल्ब है, इन सबको हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया फिर से, तो अब आर नेट क्या आएगा 1 1 1 1, मतलब 4 आ जाएगा, है ना। अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 ओम, तो पहले था 5 ओम, अब हो गया 4 ओम, तो ये डिक्रीज हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया डिक्रीज। तो पहले वाले का ऑप्शन हो गया हमारा, आंसर हो गया डिक्रीजेस रेजिस्टेंस। दूसरा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, अब जरा सोचिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट ज्यादा होगा, है ना, उल्टा होता है। आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ,
तो ओम्स लॉ क्या होता है, ये होता है V इक्वल आई आर, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, R को अगर इधर ले आए तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखा है तब, तो देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, तो हमें दिख रहा है कि पहले रेजिस्टेंस था 5 ओम और अब हो गया 4 ओम, मतलब रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, मतलब ये जो बल्ब हैं इन सबको करंट सफिशिएंट मिल रहा है, तो ये सब जो लाइट एमिट करेंगे वो सफिशिएंट रहेगा, तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज। नेक्स्ट, रोहन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन echo in different media, है ना। He observed that a minimum distance of x meter is required for echo to be heard in oxygen and y meters in benzene। दो अलग अलग मीडियम लिया है और दोनों में बोला गया है कि इसने जो एको सुना, एको का मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड साउंड, साउंड जाके और फिर वापस आए तो दोबारा जो साउंड हमें सुनाई देता है दैट इज एको। तो हम दो मीडियम्स लेते हैं और ऐसे यहां पे कर लेते हैं बेंजीन, और दूसरा मीडियम इसने क्या लिया है, ऑक्सीजन, है ना। तो ये दोनों मीडियम इसने लिया है, ऑक्सीजन और बेंजीन, दोनों में स्पीड दिया गया। अब देखिए होगा क्या, बेंजीन हो मीडियम या ऑक्सीजन हो मीडियम, हमारा जो ह्यूमन ईयर्स का कैपेबिलिटी होता है वो ये है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है 0.1 सेकेंड, मतलब कोई भी साउंड अगर हम सुनते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे कानों में 0.1 सेकेंड तक रहता है। अगर उस टाइम इंटरवल के बाद दूसरा साउंड आया हमारे कान तक तब तो हम उसको सुन सकते हैं क्लियरली, अगर 0.1 सेकेंड बीतने के पहले ही दूसरा साउंड आ गया, रिफ्लेक्टेड साउंड आ गया, तो हम उस साउंड को दोबारा नहीं सुन पाते हैं। इसका मतलब जो टाइम टेकन है, मिनिमम टाइम इंटरवल, हमें ये एको सुनने के लिए, उसी साउंड को दोबारा सुनने के लिए हमें कम से कम कितना टाइम का गैप चाहिए, 0.1 सेकेंड का। और पूछा क्या गया है कि ये जो x और y का वैल्यू है हमें कंपेयर करना। अब जरा देखिए, x ये मीटर इसको किस में लेना था, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में x मीटर जाना है साउंड को और फिर x मीटर आना है, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड हियर इज 2x, है ना। और बेंजीन में y जाना है और y आना है, ये मिनिमम डिस्टेंस बताया गया कि इतना डिस्टेंस कम से कम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिससे साउंड को रिफ्लेक्ट होना है और सोर्स ऑफ साउंड में मतलब रोहन जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इन दोनों के बीच में कम से कम y डिस्टेंस रहना चाहिए बेंजीन में और x रहना चाहिए ऑक्सीजन में। तो हमें x और y को कंपेयर करना है, मतलब दोनों का रेशियो निकालना है। तो आइए जरा देखते हैं, पहले हम ये बेंजीन वाला पार्ट देख लेते हैं। बेंजीन के लिए क्या होगा, साउंड को कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना, y प्लस y 2y, बाय टाइम अगर हम करें तो ये हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड, जो कि हमें दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन बेंजीन इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा लिख लेते हैं 200 मीटर पर सेकेंड, और टी मिनिमम हमें पता है 2y कितना है, 2y का वैल्यू ऐसे 0.1 सेकेंड है, तो ये ऐसे रख लेते हैं। अब देखिए यहां से ये सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो उधर जाएगा तो इट विल बी 20, और तो y का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20/2, मतलब 10 मीटर। मतलब y का वैल्यू हमें पता चल गई, कम से कम बेंजीन अगर हमारा मीडियम है तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 10 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी सुन पाएगा रोहन। दूसरा ऑक्सीजन के लिए आइए देख लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2x बाई टाइम जो हमारा मिनिमम है वो कितना है 0.1 सेकेंड इक्वल, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड, तो स्पीड हमारा दिया हुआ है इसमें भी ऑक्सीजन में भी, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां से आप ये सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल आ जाएगा 34 और x का वैल्यू आ गया 17 मीटर। अब इन दोनों को कंपेयर करने बोला गया कि x और y को कंपेयर करो, तो x और y को हम कंपेयर करेंगे तो x बाई y देखिए क्या आ जाएगा 17:10, है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई होप आपको जो मैंने समझाया इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और प्लीज इसको बाकी बच्चों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए उनसे, ताकि हमारा जो मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का ये आपके हेल्प से पूरा हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड कीप